जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपीपीसीएस प्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि उत्पाद तकनीक। और कृषि उत्पाद तकनीक से मेरा मानना है कि इस बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। लेकिन एक सूचना मैं देना चाहता हूं करंट अफेयर्स को लेके। एमपीपीसीएस प्री जो भी बच्चे इस बार देना चाह रहे हैं वो संजय सर की करंट अफेयर्स की बुक आ गई है और इस बुक को आप परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे। और मैं खुद इस बुक को देखा हूं, बहुत ही अच्छी बुक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स को लेके परेशानी में हो, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, तो अब उसको सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप इस बुक को ले लीजिएगा, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, कहाँ कैसे और किस प्रकार से पढ़ा जाए वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये संजय सर की ये बुक है, ये बुक ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। देखिए, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के 2 शब्दों, एक तो एग्री और दूसरा कल्चर से हुई है। एग्री का अर्थ होता है मृदा और जबकि कल्चर का अर्थ होता है कृषि। अगर इस प्रकार से हम देखें कि एग्रीकल्चर का अर्थ क्या हुआ, तो मृदा से उत्पन्न उत्पाद को ही कृषि उत्पाद कहेंगे, ठीक, क्योंकि मृदा और कृषि दोनों इसी में आ गई। अब इसके अंतर्गत पादप फसलों के साथ ही साथ जीव जंतुओं से उत्पन्न उत्पाद भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कृषि से उत्पाद नहीं, जीव जंतुओं के जो उत्पाद हैं उन्हें भी हम कृषि उत्पाद में ही सम्मिलित करते हैं, ठीक। और कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए जो भी तकनीक अपनाई जाती है उसे कृषि तकनीक कहा जाता है, ठीक। अब कृषि उत्पाद निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। भाई कौन कौन से कारक हैं जो कृषि उत्पाद को बढ़ाते हैं, ठीक, वो देखते हैं। भूमि का प्रकार, किस प्रकार की भूमि है, ठीक, उच्चावच क्या है। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। दूसरा, मौसम और ऋतुएं, भाई बारिश अधिक होती है, कम होती है, गर्मी का है, सर्दी का समय है, ये सब चीजें। उसके बाद बीज की गुणवत्ता, सिंचाई के साधन और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, ये सभी कारक कृषि उत्पाद को प्रभावित करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कृषि को तकनीक स्तर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत कृषि तकनीक और दूसरा आधुनिक कृषि तकनीक। अब परंपरागत कृषि तकनीक क्या होता है? परंपरागत कृषि तकनीक, सबसे पहले हम परंपरागत और आधुनिक कृषि तकनीकों में हम परंपरागत कृषि तकनीक को देखेंगे। अब यह तकनीकी आदिम काल से वर्तमान समय तक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अभी भी प्रयोग में लाई जाती है। काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बैलों से आज भी खेती की जाती है, ठीक। अमेरिका की तरह सारी चीजें अभी आधुनिक नहीं हुई है। परंपरागत तरीके से जो खेती की जाती होती उसे कहते हैं परंपरागत कृषि तकनीक, ठीक। यानी प्राचीन समय में जो तकनीक यूज की जाती थी आज भी उस तकनीक को हम यूज करते हैं, ठीक। परंपरागत जो तकनीक है वो भूमि की प्रकृति, मृदा के गुण और ऋतुओं पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि परंपरागत तकनीक जो है उसके प्रकार कितने हैं। तो ढेर सारे प्रकार हैं। सबसे पहला हम प्रकार देखते हैं मिश्रित कृषि। सबसे पहला इसमें प्रकार है परंपरागत कृषि तकनीक का जो प्रकार है वो है मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या होती है? तो मृदा के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्रित कृषि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि मृदा के पोषक तत्व यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें फसलों को मिलाकर रोपा जाता है, यानी एक फसल नहीं 2-3 फसलों को मिलाकर रोपा जाता है। इसमें कुछ फसलों द्वारा मिट्टी के लिए पोषक तत्वों की भरपाई होती है जिसका उपयोग अन्य फसल करती हैं। कैसे भाई? देखिए, मान लीजिए आपने 2 फसल को रोपा है। एक फसल ऐसी है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रही है और दूसरी फसल ऐसी है जो नाइट्रोजन मिट्टी से ग्रहण कर रही है। तो आपने 2 फसलों को एक साथ रोपा, एक फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर रही है और इसी मिट्टी से नाइट्रोजन लेके दूसरी फसल अपना
अपनी वृद्धि कर रही है। ठीक, तो ये मिश्रित कृषि होती है। अब देखिए, इसे आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिलवा फसल पद्धति क्या है। तो मिश्रित कृषि को ही मिलवा फसल पद्धति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मिलवा फसल पद्धति क्या है। ठीक, अब मिश्रित कृषि के भी 4 प्रकार होते हैं। देखिए, मिश्रित कृषि के प्रकारों को भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है। मिश्रित कृषि के 4 प्रकार हैं। पहला, मिश्रित फसलें। सबसे पहला है मिश्रित फसलें। इसमें बीजों को आपस में मिलाकर बोया जाता है। ठीक, जो भी फसल है उगाना है आपको, उसके बीजों को आपस में मिला दिया जाता है। जैसे गेहूं के साथ चना को मिला दिया जाता है और खेत में बो दिया जाता है। दूसरा है सहचर फसल। इसमें जुताई से पूर्व ही अलग अलग कतार, जुताई से पूर्व ही बीजों को अलग अलग कतार में बोया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात पे। इसमें जुताई से पूरी फसलों के बीजों को अलग अलग कतार में बोया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए सहचर फसलें और 3-4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, इनमें सहचर फसलों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो जब सहचर फसलों की बात की जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा, जुताई से पूर्व फसलों के बीजों को अलग अलग कतार में बोया जाता है। अगला है रक्षक फसलें। ठीक, तो मुख्य फसल की रक्षा के लिए गौण फसल को मुख्य फसल के चारों ओर बो दिया जाता है। ठीक, जैसे गन्ने के चारों ओर अरहर की फसल की बुआई कर दी जाए। मान लीजिए ये क्षेत्र है जिसमें गन्ने की खेती की गई है और इसके चारों ओर अरहर के वृक्ष को, पेड़ को लगा दिया जाए। ठीक, या फसल को बो दी जाए, तो उसे कहा जाता है रक्षक फसल। ठीक, आगे है सहायक फसलें। ठीक, मिश्रित फसलों के प्रकार बता रहा हूं मैं। सहायक फसलें, तो मुख्य फसल को बढ़ाने के लिए गौण फसल को साथ में लगाया जाता है। यानी मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके साथ कुछ गौण फसल लगा दी जाती है साथ में। जैसे सरसों की फसल के साथ बरसीम उपजाया जाता है। ठीक, तो ये जो बरसीम है सरसों की सहायक फसल हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्थानांतरित कृषि। ठीक, स्थानांतरित कृषि ये सबसे प्राचीन कृषि पद्धति है और इसमें होता क्या है कि पेड़ों को काट दिया जाता है, उसके बाद उसे जला दिया जाता है, उसके राख को बिखेर दिया जाता है। ठीक, और फिर वहां फसल की जाती है। जब वहां मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाके फिर पेड़ काटा जाता है, पेड़ों को जलाया जाता है, राख को जमीन पे बिखेर दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। फिर उत्पादकता खत्म हो गई मिट्टी की, आगे बढ़ जाया जाता है। इसलिए लगातार जगह बदल के चूंकि खेती की जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। बात क्लियर? अब अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित कृषि जो है अलग अलग नामों से जानी जाती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पात्रा स्थानांतरित कृषि किस जगह पे नाम है, यानी ऑप्शन दिया रहेगा आपको राज्यों का और इनमें से कुछ एक कृषि के नाम, स्थानांतरित कृषि के नाम दिए रहेंगे और आपको इसमें बताना होगा कि कौन सी कहां की स्थानांतरित कृषि है। तो देखिए, बात्रा कहां की है? राजस्थान की। ठीक, वालरे कहां की है? राजस्थान की। तो वात्रा और वालरे राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। धीरे धीरे ये पद्धति खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी एग्जाम में तो आएगा ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम क्या है? बेबर, डहिया और दिप्पा। याद रखिएगा, एमपीपीसीएस प्री दे रहे हो आप लोग तो ये एकदम याद रखना है, दिप्पा, डहिया और बेबर। मेघालय में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है बोगामा। झारखंड में कुरुआ, हिमाचल प्रदेश में हिल, मणिपुर में पामुलू, मणिपुर में पामुलू। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मतलब नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में कहा जाता है झूम कृषि या झूमिंग कृषि। ध्यान रखिएगा इस बात को। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है पामाडाबी।
कोमान, ब्रिंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम ही आपको याद रखने, इन तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार में इसी स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है दीपा। ठीक, पश्चिमी घाट, आप जानते हो, अगर इंडिया का मैं मैप बनाऊं, देखिए ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के आसपास तक ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये है आपका पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में सॉरी इस पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है कुमारी। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है पेंडु या पेड़ा। ठीक, अब प्राचीन कृषि पद्धति में एक और पद्धति आती है विस्तृत कृषि। ठीक, अब विस्तृत कृषि क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े जोत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे ही विस्तृत कृषि कहा जाता है। आज के समय में क्या हुआ, खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, जोत क्या हो गए, छोटे हो गए हैं। लेकिन पहले के जमाने में, हम मध्यकाल में चले जाएं, प्राचीन काल में चले जाएं, इवन आजादी के पहले तक चले जाएं, तो बहुत बड़े बड़े एरिया पर खेती की जाती थी, उसी को कहा जाता है विस्तृत कृषि। यानी बड़े जोत वाले खेतों में की जाने वाली खेती कही जाती है विस्तृत कृषि। ठीक, चलिए आगे है फसल चक्रण कृषि। फसल चक्रण कृषि क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः फली वाले पौधों के साथ अन्य फसलों को उपजाना, फली वाले पौधों के साथ अन्य फसलों को उपजाना ही क्या कहलाता है, चक्रण कृषि कहलाता है। इसमें पहले फली वाले पौधे उगाए जाते हैं, और ये जो फली वाले पौधे होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, बाद में जो मुख्य फसल होती है जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, इसको उगाया जाता है। तो पहले आप फली वाले पौधों को लगा दिए, ठीक, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, गन्ना, कपास, तंबाकू जैसी फसलें उपजाई, तो इसे कहा जाता है फसल चक्रण कृषि। ठीक, तो ये भी तकनीकी है, प्राचीन तकनीक है कृषि की। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक कृषि तकनीक। ठीक, अब आधुनिक कृषि तकनीक क्यों आई, तो एक चीज ध्यान रखना है कि पहले तो क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, यानी जोत का जो आकार हुआ करता था बहुत बड़ा हुआ करता था। जनसंख्या बढ़ती चली गई, और जब जनसंख्या बढ़ती चली गई तो जमीन का विभाजन हो गया और जोत छोटे होने लगे। अब जोत छोटे हो गए और जनसंख्या बढ़ गई, तो जनसंख्या का अगर पेट भरना है तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा, और कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा तो तकनीकी विकास करना होगा, और इस तकनीकी विकास के फलस्वरूप आया आधुनिक तकनीकी कृषि। ठीक, अब ये ढेर सारे प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जैविक कृषि। ठीक, तो आधुनिक तकनीकी कृषि में सबसे पहला है जैविक कृषि। ध्यान रखिएगा, जैविक कृषि के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जैविक कृषि। ठीक, इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक तत्व, ठीक, माइक्रोबियल पोषक तत्व जैसे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया आदि का उपयोग किया जाता है। यानी रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया आप यूज करते हो, उसका उपयोग न करके शैवाल, कवक और बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और साथ ही बायोपेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। यानी अगर हम कीटनाशक यूज करना है तो हम रासायनिक कीटनाशकों की जगह पे बायोपेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इसके मुख्य घटक जो हैं जैविक कृषि के हैं वो है गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, पशुओं के अपशिष्ट, फलों और सब्जियों के अपशिष्ट, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं जैविक कृषि में। जैसे रासायनिक खाद का उपयोग इसमें नहीं के बराबर किया जाता है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है, और जिसमें नहीं के बराबर किया जाता है उसमें किया क्या जाता है, तो खाद के रूप में शैवाल, कवक, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक, फलों और सब्जियों के अपशिष्ट का यूज किया जाता है, तो वही कहलाती है जैविक कृषि। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब शुरू की गई, तो अक्टूबर 2004 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, ये आपको ध्यान में रखना है। और अल्बर्ट हाबर्ट को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है अल्बर्ट हाबर्ट को, और जैविक कृषि को अपनाने वाला
पहला देश था क्यूबा। जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश कौन था? क्यूबा। ध्यान रखेंगे ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि के बारे में तो काफी बच्चे जानते होंगे, ठीक, लेकिन ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आधुनिक कृषि में एक कृषि है जल कृषि, ठीक। तो अब हम देखते हैं जल कृषि के बारे में। आधुनिक कृषि में एक इंपॉर्टेंट है, अब जल जीवों का पालन, संवर्धन, उपयोग करना, इसे ही कहा जाता है जल कृषि, ठीक। जलीय जीवों का जहां पालन किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे हम? जल कृषि। इसके अंतर्गत झींगा, मोती, शंख, शैवाल, इन सब चीजों की कृषि की जाती है, खेती की जाती है, वो होता है जलीय कृषि या जल कृषि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्वापोनिक कृषि, ध्यान रखिएगा, एक्वापोनिक कृषि। अब मैं इसका अभी आपको एक चित्र भी दिखाऊंगा एक्वापोनिक कृषि की। इसके अंतर्गत पौधों को उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है। यानी एक टैंक ऐसा बना दिया गया कि ऊपर फसल बोई गई है और नीचे जो टैंक है उसमें पानी और उसमें मछलियां पाली जा रही हैं, ठीक। अब इसमें मछली और पौधे दोनों का उत्पादन या विकास या वृद्धि एक साथ होता है, और जो मछली के अपशिष्ट टैंक में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वही पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं, ठीक। और भारत की बात की जाए तो गुरुग्राम में, जिसे आप गुड़गांव पहले कहा करते थे, वहां पे इस खेती की शुरुआत हो चुकी है। यानी पौधों के साथ साथ मछलियों का पालन, ठीक। अब देखिए इसका मैं आपको चित्र दिखा दूं एक बार, ये देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जलीय भाग है, जल है, इसमें मछलियां पाली गई हैं, और ये देखिए कृषि की गई है, ठीक। और नीचे जो मछलियों का अपशिष्ट है उन इस पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करता है। तो ये चित्र देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वापोनिक कृषि क्या होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की गई? गुरुग्राम में, गुड़गांव में। पहले गुड़गांव कहते थे, आप क्या कहते हैं इसे? गुरुग्राम, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग सहकारी कृषि पर। क्या होता है सहकारी कृषि? तो ध्यान रखिएगा, कृषि मजदूर तथा भूमिहीन व्यक्ति, कृषि मजदूर तथा भूमिहीन व्यक्ति एवं विभिन्न व्यापारिक संगठन, अब ये तीनों मिल गए, या तो कृषक मजदूर हो, या जिसके पास भूमि नहीं हो, और व्यापारिक संगठन जो कि पैसा लगाएंगे, ये मिलकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेती करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, उसे ही कहा जाता है सहकारी कृषि। आप समझते होंगे सहकारिता क्या होती है। इसकी भारत में सर्वप्रथम अनुशंसा आर्थिक कार्य समिति द्वारा 1947 में की गई थी। 1947 में आर्थिक कार्यक्रम समिति द्वारा इसकी सबसे पहले अनुशंसा की गई थी सहकारी कृषि, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा? एक तो उत्पादन बढ़ेगा, चूंकि व्यापारिक संगठन इसमें आ रहे हैं, ठीक। बाकी आधुनिक तकनीकी इसमें अपनाएंगे, साथ में कृषक मजदूर और भूमिहीन व्यक्तियों को इसमें लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आधुनिक कृषि में। ट्रक फार्मिंग। अब क्या होता है ट्रक फार्मिंग? ध्यान रखिएगा कि खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही ट्रक फार्मिंग है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली जैसे शहर में सब्जियों की आपूर्ति करनी है और हरियाणा से हमें वो सब्जी ले आनी है, तो हरियाणा से जो ट्रकों में सब्जियां आएंगी वही क्या कहलाएंगी? ट्रक फार्मिंग। तो ये ट्रक फार्मिंग का एक रूप हो गया और आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ट्रक फार्मिंग का और रूप मैं आपको बता देता हूं कि बड़े और विकसित देशों में, ठीक, होता क्या है कि ट्रकों में रैक लगा दिए जाते हैं और उसी में नर्सरी लगा दी जाती है, और वो ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जहां गंतव्य उनका है, 15-15 दिन लग जाता है। ऐसी जगहों के लिए किया जाता है। तो नर्सरी ट्रैक लगा दिया गया, उसमें नर्सरी लगा दी गई, और उसे ट्रक लगातार चलते जा रहे हैं और नर्सरी अपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और जब तक ट्रक गंतव्य तक पहुंचता है तब तक वो नर्सरी प्रॉपर बड़ी हो जाती है, जिससे हम काट सकते हैं या अपने यूज में ले सकते हैं, ठीक। तो ये ट्रक फार्मिंग की एक विधि और है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि खाद्य पदार्थों का परिवहन ही ट्रक फार्मिंग है। बात क्लियर? तो ये था हमारा ट्रक फार्मिंग। आधुनिक कृषि तकनीक में हमारा एक था ये ट्रक फार्मिंग। अगला देखते हैं शुष्क भूमि कृषि। जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये तकनीक अपनाई जाती है, और इसमें गहरी जुताई की जाती है खेतों की।
गहरी जुताई क्यों की जाती है? क्योंकि मिट्टी की नमी बनी रहे, क्योंकि आप जानते हो केशिकात्व के माध्यम से मिट्टी की नमी बाहर आ जाती है, और जब गहरी जुताई कर दी जाती है तो केशिकात्व के जो पाइप है वो टूट जाते हैं और नमी नीचे ही रह जाती है, इसलिए गहरी जुताई की जाती है इस प्रकार की कृषि में। तो वहां होती ये जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं की जाती है शुष्क भूमि कृषि। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? अभी मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं, लेकिन पहले बता देता हूं कि रिले क्रॉपिंग होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें उपजाई जाती हैं, एक ही भूमि पर, ठीक। और इसमें पहली फसल की बुआई, पहली फसल की जब प्रॉपर बढ़ जाता है, कटने लायक हो जाता है, तब दूसरी फसल बोई जाती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फसल बो दी, अब ये फसल लगभग लगभग पकने वाली है, तो हमने क्या की, एक और फसल उसके बगल में एक लाइन बो दी। अब ये फसल कट गई, ये फसल बढ़ रही है, और जब ये फसल कटने वाले का समय आ गया तब तक हम तीसरी फसल लगा दिए। तो ये होता है रिले क्रॉपिंग। और आप रिले रेस सुने होंगे, सेम कंडीशन रिले क्रॉपिंग की है। इसका मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये चित्र देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये भाग फसल का लगभग लगभग पक चुका है, ये भाग फसल का लगभग लगभग पक चुका है, और ये नया नया फसल लगा दिया गया है। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये फसल बढ़ेगी, और जब तक ये कटने लायक, ये वाली फसल जब तक कटने लायक होगी तब तक अगल बगल दूसरी फसल लगा दिया जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ठीक। तो इसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग, ठीक। आगे देखते हैं स्काई फार्मिंग। ध्यान रखिएगा कि बहुमंजिला इमारतों में सब्जियों और फलों का जो उत्पादन होता है उसे ही कहा जाता है स्काई फार्मिंग, ठीक। बहुमंजिला इमारतें, जैसे एक देश है, आप सुने होंगे नाम, साउथ कोरिया, वहां पर ये तकनीक अपनाई जाती है, और मैं आपको चित्र के माध्यम से इसे दिखाना चाहूंगा ताकि आप और आसानी से इस चीज को समझो। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि बहुमंजिला इमारत है, ठीक। और हर स्टोरी में, हर मंजिल पे आपको फसल खेती की गई दिख रही होगी, सब्जियां बोई गई हैं, इधर फल लगाए गए हैं, ठीक। तो यही कहा जाता है स्काई फार्मिंग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं स्काई फार्मिंग से आगे। देखिए पर्माकल्चर अगला है आधुनिक कृषि तकनीक में पर्माकल्चर। पर्मा का मतलब होता है स्थायी कृषि, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी ज्योत जहां पे है वहां अधिक उत्पादन और सतत कृषि, लगातार, सतत मतलब लगातार, अधिक उत्पादन और सतत कृषि का जो पारंपरिक तरीका है उसे ही कहा जाता है पर्माकल्चर, ठीक। तो अधिक उत्पादन तथा लगातार कृषि, सतत कृषि का जो परंपरागत तरीका है उसे आप कहते हो पर्माकल्चर, ठीक। अब देखते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षण कृषि, ठीक। अब होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मृदा की जैविक विविधता को सुरक्षित रखने के लिए ये खेती की जाती है। मृदा की जैविक विविधता को सुरक्षित रखना है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की कृषि में मृदा की जैविक विविधता को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। दूसरी बात इसमें की क्या जाती है, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इसे ही हरित कृषि कहा जाता है, ठीक। यानी संरक्षण कृषि, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का हिंदी जो होगा वो होगा संरक्षण कृषि, और इसी को ही भारत में आप कहते हो हरित कृषि, ठीक। और भारत में हरित कृषि का सबसे पहले जो नाम दिया था, प्रयास किया था, उनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन। और हाल के दिनों में हरित कृषि विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। अब इसमें होता क्या है, ऐसी क्या चीज होती है हरित कृषि में? तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता ही दिया कि जैविक विविधता को सुरक्षित रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है? तो न्यूनतम जुताई की जाती है, साथ ही कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों, जिसे आप उर्वरक कहते हो, तो कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का न्यूनतम और संतुलित उपयोग किया जाता है, ठीक। ताकि मृदा की जैविक विविधता प्रभावित ना हो, मृदा का जो क्षरण होता है वो कम से कम हो, ठीक। ये होता है कंजर्वेशन कृषि। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में वैश्विक ताप वृद्धि को देखते हुए, ठीक,
गेहूं की एक किस्म है HDCW18, HDCW18। ये प्रजाति है गेहूं की जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए गेहूं की प्रथम देसी किस्म है। ये आपको ध्यान रखना होगा। HDCW18 एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए गेहूं की भारत में प्रथम देसी किस्म कौन सी है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग पशु कृषि। ठीक, ध्यान रखिएगा, दुधारू पशु, खासकर पशुओं का पालन और फोकस किया जाए इस बात पे, तो दुधारू पशुओं का पालन ही क्या है, पशु कृषि है। कैसे, तो ध्यान रखिए, जब दुधारू पशुओं के जो बच्चे होते हैं तो कुछ बैल हो गए, बैल बनाए गए, वो आज के डेट में काफ़ी पिछड़े इलाकों में आज भी बैलों से खेती की जाती है, तो कृषि कार्य में उपयोग किया गया। और भैंसें पाली गई हैं दुधारू पशु, तो उनके जो बच्चे आते हैं, ठीक, भैंसा, वो खेती में आज कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। साथ में जो उनके अपशिष्ट हैं जैसे गोबर, वो भी खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जो कृषि होती है पशुपालन की, उसे ही कहा जाता है पशु कृषि। ठीक, आगे बढ़ते हैं आधुनिक कृषि में। तो आगे है मशरूम कृषि, ध्यान रखिएगा, मशरूम कृषि। अब मशरूम एक प्रकार का कवक है, मशरूम एक प्रकार का कवक है, और खाने योग्य मशरूम की कृषि आज की डेट में की जा रही है। और जो दिल के मरीज हैं, दिल के मरीज, वो वाले मरीज में समझिएगा, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी बात कह रहा हूँ, तो हार्ट के पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है मशरूम। और मशरूम की खाने वाली प्रजातियों के, 2 प्रजातियों के नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मशरूम खाने वाली प्रजाति है। ठीक, तो एक बटन मशरूम है और दूसरा आयस्टर मशरूम है। ध्यान रखिएगा, एक बटन मशरूम और दूसरा आयस्टर मशरूम, ये याद रखिएगा, बटन मशरूम और आयस्टर मशरूम, ये मशरूम की खाने वाली प्रजातियां जो हम खाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज अब बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, शाखा और संबंधित विषय अब एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है रेगुलर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स, एक हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि कही जाती है, मृदा रहित कृषि। मृदा रहित एग्जाम में पूछा जाए इसे मृदा रहित कृषि कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स को कहा जाता है मृदा रहित कृषि, यानी जल में पौधों को उगाना, जहां मिट्टी ना हो, जल में पौधों को उगाना। एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना, क्या कहा जाता है, एरोपोनिक्स। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि की जाती है, उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, मछली पालन कहलाता है पीसीकल्चर। ओलरीकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को कहा जाता है ओलरीकल्चर। पोमीकल्चर, फलों के उत्पादन को कहा जाता है पोमीकल्चर। वर्मीकल्चर, केंचुओं का पालन कहलाता है वर्मीकल्चर। फ्लोरीकल्चर, फूलों के उत्पादन को कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। वीटिकल्चर, अंगूर की खेती जो की जाती है उसे कहा जाता है वीटिकल्चर। उसके बाद एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। और सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, खास करके सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, बीटीकल्चर, वर्मीकल्चर, ये पूछा जाता है लगातार एग्जाम में, और मिलाने वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से आप याद रख लीजिएगा, 4-5 बार सुन लीजिएगा या लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए, और मैं आपको सामने कर देता हूं, उसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुआई की पद्धतियां। ठीक, अगर हम बुआई की पद्धतियों की बात करें तो बुआई का तात्पर्य होता है बीजों को रोपने से। बुआई का तात्पर्य क्या होता है, बीजों को रोपना है, यानी ठीक। और विभिन्न फसलों के आधार पर उनकी बुआई की प्रणालियां जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। भाई, धान को रोपा जाता है, गेहूं को छीड़ दिया जाता है, इस तरह के आधार पर अलग अलग प्रणालियां हैं। तो इसमें सबसे पहली जो प्रणाली है, देखते हैं, ड्रिल विधि, यानी बुआई की जो एक पद्धति है वो है ड्रिल विधि। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, बीजों को एक निश्चित अंतराल पर गिराया जाता है। बीजों को एक निश्चित अंतराल पर क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, उसे कहा जाता है ड्रिल विधि। जैसे कि थोड़ा सा छेद किया जाता है, उसमें बीजों को डालते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्रिल विधि। दूसरा, बुआई की एक विधि है रोपाई विधि।
अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। पहले बीजों को बो दिया जाता है, पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद उस नर्सरी को उखाड़ के फिर रोपाई की जाती है। जैसे धान की खेती की जाती है तो आप बीज डाल देते हो, उसके बाद उसको उखाड़ के, नर्सरी को उखाड़ के फिर रोपते हो, वो हो जाती है आपकी रोपाई विधि। हल के पीछे बीज गिराना। अब ध्यान रखिएगा, इस विधि में खेत की जुताई के समय ही हल के पीछे पीछे बीज गिराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हल चल रहा है लगातार और उसके पीछे ही हम बीज गिराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है डिवलिंग विधि। डिवलिंग विधि, अब इस पद्धति में क्या होता है कि डिवलिंग यंत्र की सहायता से गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें बीज को गिराया जाता है। ठीक, तो वो हो गया डिवलिंग विधि। इसके बाद होता है प्रसार विधि। इसमें क्या होता है, बीज को हाथ में ले लिए, ऐसे फेंक दिए खेतों में, तो वो होता है प्रसार विधि। तो ये हो गई आपकी बुआई की विधियां। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है कि बुआई की विधि में ड्रिल विधि, अब ड्रिल विधि में ये ऑप्शन दे दिया जाएंगे, ड्रिल विधि के लिए कौन सा सही है ये आप ध्यान रखिएगा। या डिवलिंग विधि, इसमें क्या किया जाता है, कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछा जाए कौन सा सही है। प्रसार विधि, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंचाई की कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं आजकल भारत में भी, विश्व स्तर पे भी। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या, भारत ही है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बौछारी सिंचाई, कैसे बौछार किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसे ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं, ओवरहेड सिंचाई। ठीक, और इसमें स्प्रिंकलर द्वारा संपूर्ण खेत में छिड़काव किया जाता है। वैसे आप देखे होंगे कि गोल सा यंत्र होता है, पानी पाइप से पानी निकलता रहता है और वो यंत्र घूमता रहता है और पूरे खेत में ऐसे छिड़काव हो जाता है। ठीक, तो उसे कहते हैं बौछारी सिंचाई। ठीक, इसमें स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है। ठीक, यूज किया जाता है। इसके बाद ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, इसमें प्लास्टिक की पतली पतली पाइपें बिछाई जाती है। ड्रिप सिंचाई में प्लास्टिक की पतली पतली नालियां बना दी जाती हैं और पाइपों में छेद रहता है और बूंद बूंद करके पौधों को सिंचित किया जाता है। और ये कहाँ किया जाएगा, अब इतना कम पानी गिरा रहे हो, इसका मतलब वो एरिया होगा जहाँ सूखा होगा। मान लीजिए पाइप है, इसमें छेद किया गया है, ठीक, और ये पाइप से पानी बूंद से गिरेगा तो सीधे पौधे की जड़ पे ही जाएगा, जड़ के पास गिरेगा। तो जितने पानी की आवश्यकता है पौधों की, उतनी ही पानी चला जाए। पूरे खेत में पाइप का जाल बिछा जाता है, पाइपों में छेद होता है और वो जड़ों पे ही पानी, जड़ के पास पानी गिरता है, तो जल का कम से कम नुकसान होता है। ठीक, वो होता है ड्रिप सिंचाई। अगली है क्यारी विधि। इसमें क्यारियां बना देते हैं, यानी नाली बना दी जाती है और नाली बना के सीधा पानी पौधों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, पतली पतली नालियां बना दी जाएंगी और पौधों के जड़ों के पास तक नाली जाएंगी, जगह जगह कटा रहेगा और पौधों की सिंचाई हो जाएगी। ठीक, तो पतली पतली नालियां बना के इसमें बेसिकली सिंचाई की जाती है। कटवा विधि, संपूर्ण खेत में पानी भर जाता है, बड़े नाले से पानी आ रहा, नाला काट दिया गया और पूरा खेत डूब गया। जैसे धान के खेतों में आप सिंचाई करते हो ना, वो बेसिकली कटवा विधि ही होता है। ठीक, पूरा खेत पानी से भर दिया जाता है। बेसिकली किसके लिए होता है, जहां पानी अधिक मात्रा में हो और अधिक पानी वाली फसल लगाई गई हो, तो वहां कटाई विधि का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की एक अन्य प्राचीन विधि है, सिंचाई की जो प्राचीन विधियां हैं वो व्हील विधि, ढकली, रहट, ये सब आप जानते हो। तो एग्जाम में ये आपके ऐसा तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये एग्जाम में हो सकता पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की प्राचीन विधि है। तो जैसे ढकली हो गया, रहट हो गया, मोट हो गया, रचाई हो गया। ठीक, ये सिंचाई की प्राचीन विधियां हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप। ध्यान रखिएगा, कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप की जहां तक बात है तो रोबोट तकनीकी। ठीक, आप जानते हो आज के डेट में तो हर जगह रोबोट का यूज किया जा रहा है। ठीक, तो कृषि में भी किया जा रहा है और जब कृषि में किया जा रहा है तो इनके माध्यम से खेती के कार्य किए जा रहे हैं, फसल को चुना जा रहा है, फलों को चुना जा रहा है, आलू की खुदाई की, ढेर सारे कृषि में उपयोग किया जा रहा है रोबोट का। ठीक, तो ये वैज्ञानिकों का कृषि में एक
नया हस्तक्षेप है। बाकी तो ढेर सारे हस्तक्षेप चलते आ रहे हैं, लेकिन एक नया हस्तक्षेप है रोबोट तकनीक। दूसरा है नैनो तकनीक। आप जानते हो 10⁻⁹ को आप कहते हो ना नैनो, ठीक। तो नैनो तकनीक क्या है कि इसके द्वारा ऐसे उपकरण और उर्वरक बनाए जा रहे हैं जो फसल और जमीन की आवश्यकता के अनुसार प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक। तो ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे उपकरण, ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उर्वरक बनाए जा रहे हैं जो फसल पे और जमीन पे जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये नैनो तकनीकी के माध्यम से साइंटिस्टों का शेप है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का तो आप लोग यूज करते ही करते हो, तो इसका भी जो उपयोग किया जा रहा है कृषि में बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। जैसे जियो फेंसिंग की जा रही है, इसके द्वारा मानचित्र तैयार करने में किया जा रहा है और क्षेत्र का या जोतों का सर्वेक्षण करने में किया जा रहा है। इसके बाद है एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके द्वारा भूमि का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाता है, साथ ही मृदा का सरल विश्लेषण किया जाता है, सांख्यिकी आंकड़ों के साथ भौगोलिक सूचनाओं को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। ये फिलहाल मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि साइंटिस्टों का इस समय हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है, तो कृषि कैसे बचेगा, तो रोबोटिक्स, नैनो तकनीकी, इन सब माध्यम से। अब देखिए ये जो है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये क्या है, सैटेलाइट के हिसाब से काम करता है, सैटेलाइट बताती है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें साइंटिस्ट उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए बीज प्रौद्योगिकी। अब बीज प्रौद्योगिकी में किया क्या जाता है कि प्रौद्योगिकी के द्वारा बीजों की आनुवांशिक और भौतिक विशेषताओं में सुधार किया जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत पौधों की नई प्रजातियों का विकास किया जाता है, अच्छे बीजों का उत्पादन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है। तो ये सारी चीजें बीज प्रौद्योगिकी में की जाती हैं। और शुद्धता के आधार पर बीजों को, शुद्धता ध्यान रखिएगा, शुद्धता के आधार पर बीजों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक एक करके सभी वर्गों को हम देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले प्रजनक बीज, प्रजनक बीज, ठीक। अब प्रजनक बीज वो बीज होता है जिसमें आनुवांशिक शुद्धता 100% हो। जो पहले जमाने में जो बीज थी, शुरुआत में जो बीज थी, वही आनुवांशिक शुद्धता उसमें अभी भी है, तो उसे ही कहा जाता है प्रजनक बीज। दूसरा है आपका आधार बीज, ठीक। अब जिन बीजों को प्रजनक बीज की सहायता से आधार पर तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है आधार बीज, यानी प्रजनक बीजों से इसको तैयार किया जाता है, इन्हें कहा जाता है आधार बीज। जिन्हें प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है उन्हें आधार बीज कहते हैं। और इनमें भी विशेष मानकों को अपनाकर इनकी आनुवांशिक गुण और इनकी शुद्धता बनाई रखी जाती है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जिन्हें प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है उन्हें कहा जाता है आधार बीज, ठीक। और इनका भी क्या है, आनुवांशिक जो गुण है और उनकी शुद्धता भी विशेष मानकों के अनुसार सुरक्षित रखी जाती, संरक्षित रखी जाती है। अगला है पंजीकृत बीज। अब पंजीकृत बीज क्या है, वो बीज जिनका जिन्हें आधार बीजों से तैयार किया जाता है उन्हें कहा जाता है पंजीकृत बीज, ठीक। यानी पंजीकृत बीज वो है जिन्हें आधार बीज से तैयार किया जाता है, ठीक। और इन बीजों का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है और इनका गुण और आनुवांशिक गुण और इनकी शुद्धता भी बनाई रखी जाती है प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा, ठीक। अगला है प्रमाणित बीज, ठीक, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। अब ये बीज क्या होते हैं कि आधार बीज और पंजीकृत बीज द्वारा जिन बीजों को तैयार किया जाता है उन्हें कहा जाता है प्रमाणित बीज, ठीक। और इसका उपयोग व्यावसायिक कृषि के लिए किया जाता है, ठीक। तो एग्जाम में पूछा जाए कि व्यावसायिक कृषि के किन बीजों का उपयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाता है और इसे बनाया जाता है आधार बीज और पंजीकृत बीज के माध्यम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ डाटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। 1956-57 में भारत सरकार द्वारा बीज फॉर परियोजना की शुरुआत की गई। कब? 1956-57 में राज्य बीज फार्म परियोजना की शुरुआत की जाती है। वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की जाती है, ठीक।
बीजों के विकास, उत्पादन, वितरण आदि से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1966 में 1966 में भारतीय बीज अधिनियम पारित किया जाता है, ठीक, संसद द्वारा। 1988 में भारतीय किसानों को विदेशी और उत्तम गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए द न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट नामक नीति अपनाई गई, ठीक, कब? 1998 में, सॉरी 1988 में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब एक सीड बहुत सुने होंगे आप लोग और एग्जाम में पूछा जाता है, टर्मिनेटर सीड, ठीक, टर्मिनेटर सीड ध्यान रखिएगा। देखिए, शुद्धता के आधार पर तो हमने आपको बता दिया कि 4 प्रकार के बीज होते हैं, ठीक, वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला है टर्मिनेटर सीड। अब देखिए, वे बीज जो अपने भ्रूण के विकास को ही अवरुद्ध कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, जब हम अपने गांव में फसल उपजाते हैं तो जब फसल हो जाती है तो कुछ अच्छे बीजों को हम उठा के रख देते हैं और अगली बार फिर उनको बो देते हैं और फिर उससे फसल प्राप्त करते हैं, फिर हम उनमें से कुछ अच्छी बीजों को रख देते हैं। ये क्रम हमारा लगातार गांव में चलता रहता है। लेकिन अगर हम टर्मिनेटर की बीज की बात करें तो इन बीजों से अगर फसल हो गई, एक बार हो गई, अब उनके बीज को आप संरक्षित करके रखो और दोबारा फसल उपजाना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि ये भ्रूण के विकास को ही अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादन करने वाले गुण इसमें अध्यारोपित कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, ठीक। तो ये उत्पादन तो अधिक करता है लेकिन खुद नए बीज के लिए नहीं बनाया, यानी नया उत्पादन नहीं कर सकता। एक बीज एक बार उत्पादित फसल कर दिया तो जो उससे उस फसल से उत्पादित बीज है वो नया पौधा बनेगा लेकिन बीज उत्पादन नहीं कर पाएगा। वो होता है टर्मिनेटर सीड, ठीक। एक बार उत्पादन ले लिए तो ले लिए, दोबारा आप उससे उत्पादन नहीं ले सकते, ठीक। इसके बाद है जीएम फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक। अब देखिए, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को जीएम फसल कहते हैं, यानी जेनेटिकली इसमें चेंज किया जाता है, यानी जीन में इनके चेंज कर दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है जीएम फसल, ठीक। कृषि में उपयोग किए गए पौधों के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके इसमें संशोधन कर जाता है। इसमें फसल की प्रजाति को कुछ कीटों एवं रोगों से बचाया और उत्पादन को बढ़ाया जाता है। यानी कुल मिला के ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की कि उत्पादन तो बढ़ा दिया जाता है, साथ ही कीटों से लड़ने की क्षमता भी विकसित कर दी जाती है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा। उसे ही कहा जाता है जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक। और बीटी कॉटन इसका भारत में एक अच्छा उदाहरण है, बीटी कॉटन, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, जो बीटी कॉटन है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले भारत में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन लाया था, तो इसके लिए जानना पड़ेगा। अमेरिका की एक कृषि कंपनी है मैनेसेटो टेक्नोलॉजी, ठीक। इसी कंपनी द्वारा सर्वप्रथम भारत को बीटी कॉटन से परिचय कराया गया। यही कंपनी सर्वप्रथम मैनेसेटो टेक्नोलॉजी सबसे पहले बीटी कॉटन को भारत में ले आई। इस तकनीक के बीजों को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस, ध्यान रखिएगा, बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस से जीन निकाला गया। यानी एक जीवाणु से जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेसिस, उससे क्या किया गया, जीन निकाला गया और उस जीन का नाम है, जो जीन निकाला गया, Tri1AC। इस जीन को उस जीवाणु से निकाला गया और ये जीन क्या करता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देता है पौधे में, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अब ये तो रहा बीटी कॉटन, बीटी कपास तो भारत में भी चल रहा है, लेकिन समस्या आती है बीटी बैगन को लेके। और चूंकि बीटी बैगन भारत में स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसलिए बीटी बैगन को भारत में बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन बीटी कपास अभी भी भारत में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक है स्वदेशी टेप, ध्यान रखिएगा, जून 2017 में स्वदेशी टेप विकसित किया गया, ठीक। किसके द्वारा,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं शोध संस्थान द्वारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं शोध संस्थान द्वारा 2017 में स्वदेशी टेप विकसित किया गया। और ये है क्या, ये ग्लूटेन रहित विश्व का सबसे छोटा वैकल्पिक अनाज है। ठीक, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फसल उत्पादन उन्नति के प्रमुख अवयव कौन से हैं, प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो हम देखते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, फसल उत्पादन में उन्नति सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्नलिखित 3 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं हम। ठीक, देखिए, फसल की किस्मों में सुधार। अब कैसे, उसमें अच्छे बीज का चयन करना है आपको। उसके बाद फसल उत्पादन प्रबंधन। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, फसल की उचित देखभाल की जाती है। और फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसमें खेतों में उगी हुई फसल की सुरक्षा की जाती है और कटी हुई फसल की भी इसमें को हानि से बचाया जाता है। अब इन तीनों के बारे में देखिए, ये 3 कंपोनेंट है, 3 फैक्टर्स हैं, और इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं फसल की किस्म में सुधार। अगर हम फसल की किस्म में सुधार की बात करें तो फसल की किस्मों का चयन करते समय ये देखना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों में अंकुरित हो सके और अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक, ऐसा बीज ना हो कि एक ही परिस्थिति और एक ही क्षेत्र में विकसित हो। ये अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग क्षेत्र में विकसित हो सकने वाली फसलों का ही चयन करना चाहिए। मौसमी परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़ का पूर्वानुमान करना बहुत कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होंगी जो विविध जलवायु और परिस्थितियों में उग सके। ठीक, किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक या ऐच्छिक गुण होने चाहिए। ठीक, जितने भी बीज हैं उनकी किस्मों में सुधार के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए। एक एक करके उन गुण को हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ऐच्छिक गुण क्या होने चाहिए, देखिए किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक और ऐच्छिक गुण होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, जैविक और अजैविक प्रतिरोधक क्षमता उस बीज में होनी चाहिए। ऐसी जैविक और अजैविक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, जैविक यानी रोग कीट आदि से लड़ने की क्षमता, अजैविक यानी सूखा, क्षारता, बाढ़, जलक्रांति, ठंडी, गर्मी, पाला आदि परिस्थितियों में उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए ताकि फसल का उत्पादन कम ना हो पाए। इस तरह का बीज होना चाहिए आपको। तो जैविक और अजैविक प्रतिरोधक क्षमता उस बीज में होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छी बीज मानोगे उसे। ठीक, अब ऐसे बीज थोड़ी कि जो अजैविक चीज़ों से नहीं लड़ पा रहा है, जैसे सूखा पड़ा तो सूख गया, पानी अधिक हुआ तो सूख गया, लवणता अधिक हुई तो खराब हो गया, तो ऐसे बीज थोड़ी। तो अजैविक चीज से भी साथ में कीटों के प्रति भी, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरा है व्यापक अनुकूलता। बीज में क्या होनी चाहिए, एक व्यापक अनुकूलता होनी चाहिए। ठीक, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ठीक, यानी व्यापक, हर जगह की अनुकूलता हो, कहीं भी उसको लगा दिया जाए, वो अपना उत्पादन करे, तो ऐसी बीज चुनना चाहिए। ठीक, व्यापक अनुकूलता हो। देखिए इसके बाद व्यापक अनुकूलता के बाद गुणवत्ता में उन्नत किस्म। ठीक, आप जानते हो, आप फसल की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है, हर फसल में अलग अलग गुण होता है, आप जानते ही हो। ठीक, जैसे दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता पाई जाती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता पाई जाती है, फल और सब्जियों में अलग अलग गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक, तो ऐसे बीजों का संरक्षण करना चाहिए जो अलग अलग किस्मों की गुणवत्ता दे पाए। ठीक, चलिए ऐच्छिक और सस्य विज्ञान के गुण, यानी बीज में और क्या चाहिए आपको,
ऐच्छिक और सस्य विज्ञान के गुण होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक और सस्य विज्ञान के गुण। चारे वाली फसलों के लिए क्या होना चाहिए? जो आप चारा बोते हो जानवरों के लिए, लंबे तने हो, ठीक, और ढेर सारी शाखाएं हो, ताकि अधिक से अधिक चारा हो पाए ना, यही तो चाहोगे आप। इसके अलावा जो अनाज वाले पौधे हैं वो छोटे हों, बौने हों, ये होना चाहिए आपके लिए, ठीक। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐच्छिक गुण होनी चाहिए, और ऐसे ऐच्छिक गुण हो जो आपको फायदा दे पाए। चारा अधिक लंबा हो, अधिक शाखाएं हो, अनाज वाले जो बीज हैं, अनाज वाले जो फसलें हैं वो बौने हो और अधिक उत्पादन हो, ठीक। इससे क्या होता है कि जो जमीन में पोषक तत्व पौधे खींचते हैं, बौना पौधा होगा तो कम पोषक तत्व खींचेगा, ठीक, और आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, तो ये फायदेमंद होगा आपके लिए। इसके बाद देखिए, परिपक्वन के काल में परिवर्तन, यानी कम समय में ही बीज फसल हो जाए। फसल को उगने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगे। इससे क्या होगा? आर्थिक दृष्टि से ये फायदेमंद होगा। इससे किसानों को अपने खेतों में प्रतिवर्ष कई फसल लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई फसल 3 महीने में ही पक जाती है, तो जमीन तो 3 महीने बाद खाली हो गई, तो फिर आप फसल लगा दिए, फिर 3 महीने बाद खाली हो गई, फिर फसल लगा दिए, फिर खाली हो गई, फिर फसल लगा दिए, यानी साल में 3 से 4 फसल ले सकते हो। लेकिन अगर कोई फसल 6 महीने में होती है तो एक साल में केवल आप 2 ही फसल ले पाओगे। इसलिए ये जल्दी होने वाली चीजें होनी चाहिए, मतलब कम समय में तैयार होनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है? फायदा होगा ना, धन कम खर्च होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, किसानों को फायदा होगा। साथ में सबसे बड़ी चीज क्या होती है इससे कि आपको उत्पादन तो अधिक मिलेगा ही मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जब फसल कटाई होगी तो काटने में भी आसानी होगी, और जो काटते समय जो बीजों का नुकसान होता, फसल का नुकसान होता है, वो भी बचेगा आपका, ठीक। तो ये फायदा होता है। अब देखते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन, ठीक। पहली चीज तो हो गई हमारा बीज का चयन हम लोगों ने कर लिया, कैसी बीज होनी चाहिए ये बात हम देखें। अब फसल उत्पादन प्रबंधन की बात करें तो इसके अंतर्गत पोषक प्रबंधन, यानी खाद और उर्वरक, सिंचाई और फसल पैटर्न को सम्मिलित किया जाता है। किसे किसे? खाद और उर्वरक, सिंचाई और फसल का पैटर्न, इनको सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत पोषक प्रबंधन, ठीक। अब आप जानते हो पोषक प्रबंधन के अंतर्गत पौधों को वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य के लिए ढेर सारे अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और 16 पोषक तत्व पौधों के लिए अति आवश्यक है, जो हवा, पानी और मिट्टी से उन्हें प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखिए वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। 16 पोषक तत्व। देखिए, हवा से कार्बन और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त होता है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। अगर हम मृदा की बात करें तो मोस्टली पोषक तत्व तो पौधों को यही से मिलते हैं। इसमें 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक बृहद पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम बृहद पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं, ये बृहद पोषक तत्वों में आते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए बृहद पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है प्रबंधन में खाद, ठीक। अगर हम खाद की बात करें तो आप जानते हो कि जंतुओं के देखिए, खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे, पौधों से जैविक अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है खाद को, ठीक। खाद को बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग होता है, और इस आधार पे खाद अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, ठीक। अब एक एक करके खाद के प्रकार को देख लेते हैं कि कौन कौन से खाद के प्रकार हैं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया ही अलग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट खाद को देखते हैं, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जैसे गोबर हो गया,
सब्जियों के छिलके हो गए, पत्ते हो गए, खरपतवार हो गए, इन सबको गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और ये फाइनली सड़ गल के खाद बन जाते हैं। उन्हें क्या कहते हो आप? कंपोस्ट खाद कहते हो। ठीक, गोबर सब जो भी मतलब जैविक चीजें हैं उसे डाल के मिट्टी डाल दिया उसके ऊपर से और वो सड़ जाएंगे और सड़ के फाइनली क्या बनेंगे? खाद बनेंगे और उन्हीं खाद को कहते हैं कंपोस्ट खाद। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? अब इन्हीं चीजों में अगर केचुआ हो, ठीक, यानी कंपोस्ट जो चीज था, सब्जी, गोबर, खरपतवार, ये सब जब हम मिट्टी के अंदर डाले थे तो उसमें अगर केचुए आ गए हैं या केचुए आपने डाल दिया है तो उसके द्वारा जो खाद बनेगा उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक, और ये इसमें पोषक तत्वों की बहुत उच्च मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है। ठीक, तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का अंतर समझ गए। अगर केचुआ नहीं है तो जब जैविक पदार्थ सड़े गलेंगे, खाद बनेंगे तो कंपोस्ट कहा जाएगा, और जब केचुआ डाल दिया जाए उसी में तो वर्मी कंपोस्ट कहा जाएगा। बात क्लियर? अब देखते हैं हम लोग हरी खाद। ठीक, हरी खाद ध्यान रखिएगा, पटसन, मूंग, ग्वार, इन ये जो तीनों पौधे हैं वो वायुमंडल से, उनके पौधों में जड़े में जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक, अब होता बेसिकली क्या है, इनके ऊपर पटसन, मूंग, ग्वार की जब पौधे थोड़े बड़े हो जाए तो उनको जोत दिया जाए, खेत को जोत दिया जाए, हल चला दिया जाए और इनके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए। और जब मिट्टी डालने के बाद जब ये सड़ गल जाएंगे तो फाइनली ये खाद बनेंगे और इन्हें कहा जाएगा हरी खाद। ठीक, तो पटसन, मूंग, ग्वार आदि इसी तरह से ढेर सारी फसलें हैं, इनके ऊपर हल चला दिया जाए, मिट्टी इसके ढक दिया जाए और इनके ढकने सड़ने के बाद जो खाद बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? हरी खाद। बेसिकली ये सूखने के पहले ही है, जब पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं तभी इनको जोत दिया, खेत को जोत दिया जाता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है, जो हरी खाद है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? बोड़ा। आप सुनी होगी लोबिया, तो बोड़ा में होती है, कितना होती है? 0.49%। ठीक, ढैंचा एक होता है, ढैंचा, इसमें होता है 0.42% नाइट्रोजन होता है। सनई एक पौधा है, सनई आप जानते हो, इसकी सब्जी भी बनती है। सनई में 0.43% नाइट्रोजन पाया जाता है। ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग की लोबिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अब आते हैं गोबर की खाद। अब आपको इसके लिए बताने की जरूरत ही नहीं है कि गोबर की खाद क्या होती है। ठीक, पशुओं के गोबर, मल मूत्र, बिछावन जो भी है उनको आप मिट्टी में दबा दिए, फाइनली जो बनेगा वो गोबर की खाद बनेगा। एक पशुओं का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक, उनको आप मिट्टी में दबा दी, उसको जब अपघटित होगा तो बनेगा गोबर की खाद। अब देखिए जैविक खाद। ठीक, अब जैविक खाद क्या होता है? यह खाद जीवाणुओं की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से तैयार किया जाता है। यानी इसमें किसका उपयोग लिया गया? जीवाणुओं का। ठीक, अब जी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जीवाणु अलग अलग चीजों को अपघटित करते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, फास्फोरस घुलनशीलता में सहायक जीवाणु, यानी फास्फोरस के अपघटन में सहायक जो जीवाणु है वो है पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास। ठीक, नाइट्रोजन की घुलनशीलता यानी नाइट्रोजन के अपघटन की बात की जा रही है तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। पोटास और लोहा की घुलनशीलता की बात की जाए तो बैसिलस, एसिटोबैक्टर, ठीक, बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़े से आप याद रखिएगा। अब एक और नई चीज आई, नीम कोटेड यूरिया।
बेसिकली होता था कि यूरिया का उपयोग हम बहुत ज़्यादा अपने खेतों में कर देते थे। देखिए, दो कारण से इसका नीम कोटेड यूरिया यूज किया गया। एक तो किसान क्या करते थे, लगातार यूरिया का अपने खेतों में उपयोग करते थे। सरकार कितना भी समझाती थी कि भाई यूरिया अधिक डालने से खेत खराब होंगे, उनकी गुणवत्ता कम होगी मिट्टी की, लेकिन किसान नहीं समझते थे। ठीक, अगर सरकार यूरिया को महंगा कर दे तो किसान हाय तौबा मचाएंगे। सरकार चाहे कि महंगा कर दिया जाए तो किसान यूरिया कम खेतों में डालेगा। ठीक, तो किसान हाय तौबा मचाएंगे। अब किया क्या गया, किसान के हाय तौबा, मैं भी किसान का घर का हूं, हाय तौबा मतलब वो किसान नहीं समझ के होने की वजह से वो अपने कदम उठाएंगे। अब समस्या थी, सरकार ने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, नीम कोटेड यूरिया बनाना शुरू किया। ठीक, अब मान लीजिए 100 किलो यूरिया बनना है, 100 किलो यूरिया बनाना है। अब इसमें क्या किया कि 10 किलो नीम कोटेड मिला दिया, नीम मिला दिया। अब देखिए, तो इसमें केवल पूरा बोरा बना 100 किलो का। ठीक, जिसमें केवल 90 किलो यूरिया है और 10 किलो आपका नीम है। तो इससे क्या हुआ, नीम का भी यूज हुआ पोषक तत्व के रूप में, कीटनाशक के रूप में, और साथ में ही यूरिया का खपत भी कम हुआ। ठीक, और यूरिया का दाम भी सस्ता हुआ। तो नीम कोटेड यूरिया बनाया। अब यूरिया का एक और फायदा है, नीम कोटेड यूरिया का एक और फायदा है कि नीम की वजह से जो यूरिया है उसका प्रसार धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे होने की वजह से जितनी आवश्यकता है पौधों को नाइट्रोजन की, वो उनको मिल जाती है। ठीक, तो ये एक फायदा हो गया नीम कोटेड यूरिया का। तो सरकार नीम कोटेड यूरिया बनाने लगी। अब बात आती है उर्वरक। अब देखिए, रासायनिक पदार्थों से ये तैयार किए जाते हैं। उर्वरक जो होता है मुख्यतः रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। ठीक, और यूरिया भी क्या है, एक उर्वरक है, वो भी रासायनिक पदार्थ से ही तैयार किए जाते हैं। और उर्वरकों के जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखिए आप NPK, ये ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली ये उर्वरक क्या होते हैं कि पौधों की पत्तियों, शाखाओं, फूलों, इन सब में अच्छी वृद्धि करते हैं। देखिए, जितनी भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यकता होती है वो चीज यहाँ से मिल जाती है, जिसकी वजह से पौधे स्वस्थ रहते हैं, अपनी अच्छी वृद्धि करते हैं, पत्तियां अच्छी होती हैं, फूल फल सब अच्छे होते हैं उसके। ठीक, अब बात आती है कीटनाशकों। ठीक, देखिए, इनका प्रयोग मुख्यतः फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए किया जाता है। कीटनाशक और क्या करेगा, कीटनाशक जो भी कीट पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे उनको मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। अब ये दो प्रकार के होंगे, एक तो जैविक कीटनाशक और दूसरा अजैविक कीटनाशक। ठीक, अब ध्यान रखिए, चलिए जैविक, अब देखिए ये अनेक प्रकार के हो गए, जैविक और अजैविक यानी रासायनिक। जैविक और अजैविक मतलब रासायनिक की बात कर रहा था, जैविक और अजैविक मतलब रासायनिक की बात ही कर रहा था। अब इसमें देखिए, नीम की पत्तियों से बने कीटनाशक, भाई ये जैविक होगा, रासायनिक तो है यानी नीम की पत्तियों से बना। तंबाकू के अवशेष से बना कीटनाशक, गौमूत्र से बना कीटनाशक। अब ये तीनों ही क्या हो गए, जैविक कीटनाशक हो गए। लेकिन रासायनिक कीटनाशक, इंडोसल्फान का यूज कर दिया आप। रासायनिक कीटनाशक मिथाइल डिमेटोन का यूज कर दिए, रासायनिक कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस का यूज कर दिए, रासायनिक कीटनाशक। तो ये सब रासायनिक कीटनाशक हो गए। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, खासकर रासायनिक कीटनाशकों, इनमें से पूछा जा सकता है इनमें से कौन रासायनिक कीटनाशक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब खरपतवार नाशी। देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि खेतों में, जो भी गांव से खेतों से जुड़ा होगा वो जानता होगा कि मुख्य फसल के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं खेतों में जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके उनके पोषक तत्व को खुद वो ले लेते हैं, जिससे फसल अच्छी अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक, तो उनको हटाने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब वो जो मुख्य खरपतवारनाशी वो देखिए, एलाक्लोर, सल्फोसल्फ्यूरान, एंट्रीजीन, एनिलोफॉस,
ये सब क्या है, खरपतवार नाशी हैं। तो नाम याद रखिएगा इन खरपतवार नाशियों का, ठीक। तो ये रहा आज का टॉपिक, ठीक। और आज के टॉपिक के बाद एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, जो शुरुआत में दिलाया था कि संजय सर की निर्माण आईएएस की करंट अफेयर्स की बुक आ गई है, और उस करंट अफेयर्स की बुक को आप खरीद लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगी। और जो भी बच्चे इस बार एमपीपीसीएस प्री दे रहे हैं वो इस बुक को जरूर खरीद लेंगे, ठीक। तो बुक को खरीद लीजिएगा, आपको फायदा होगा। तो इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त करते हैं, और एक सेशन मैं सोच रहा हूं बनाऊंगा क्वेश्चन का, इन सब पे जो भी टॉपिक चलेगा इसके लिए क्वेश्चन का एक सेशन बना दूंगा। तो आपको टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा वो। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।